चलो छोड़ो, आज स्टार्ट करते हैं अध्याय 4.2 का। आज जहां तक हो सकेगा उसका उदाहरण हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और गुणधर्म हम लोग पढ़ लिए थे ना। सारणी का जितना प्रॉपर्टी था, 6 प्रॉपर्टी लिखवाए थे, 6 का 6 आप लोग पढ़े सही से, समझे? कोई दिक्कत किसी को? चलो जी, तब कोई बोलो तो जरा 6 प्रॉपर्टी क्या क्या था। चलो गुरुमन तुम ही बोलो। जब किसी भी डिटरमिनेंट के रो या कॉलम को आपस में अगर इंटरचेंज को कर दिया जाता है तो उसका वैल्यू वही रहता है। मतलब कहने का अर्थ है सारणी का पहला गुणधर्म ये है कि अगर सारणी का ट्रांसपोज कर दिया जाए तो भी सारणी का मान बदलता नहीं है। आगे बोलो। और दूसरा प्रॉपर्टी है कि उसके रो और कॉलम को चेंज करने पर उसका जो साइन होता है वो चेंज। रो और कॉलम जब तो तुरंत बोले, रो और कॉलम नहीं, उसके एलिमेंट को उसका चेंज करने। फिर वही बतवा, किसी दो रो या दो कॉलम को परस्पर बदलने से क्या होता है? सारणी का चिन्ह बदल जाता है। तीसरा बोलो। तीसरा अगर उसका रो और कॉलम को यादें नहीं की हो, बोलो काजल। तीसरा, अगर किसी सारणी के दो पंक्ति या दो कॉलम दो उसका समान हो तो उसका वैल्यू 0 होता है। सारणी का मान 0 होता है। आगे बोलो। चौथा उसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पर उसका जो डिटरमिनेंट वैल्यू होता है वो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई, किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ में किसी अचर संख्या से गुना करने के बाद वह सारणी का मान उतना गुणित हो जाता है, यही ना? तो ऐसे बोलो न जी, पूरा काहे नहीं बोलते हो। चलो गौतम 5 में बोलो सारणी का गुणधर्म। 5वां याद नहीं किए हो? चलो, और किसी को याद है अपने मन से बोलो। जब एक रो या कॉलम योग के रूप में लिखा रहता है तो उसके डिटरमिनेंट वैल्यू को भी योग के रूप में। अगर किसी सारणी के कोई पंक्ति या कोई स्तंभ योग के रूप में होते हैं तो सारणिक के योग के रूप में उसको क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। चलिए आगे बोलिए। छठा नंबर आव्यूह का जस्ट संक्रिया नंबर जो 3 है ना, वही सेम है। बोलो, ये तो बोलो। किसी भी सारणी के किसी आव्यूह किसी पंक्ति या स्तंभ में किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ से गुणा करके जोड़िया। हाँ, कि सारणी का कोई पंक्ति या कोई स्तंभ है तो उसमें किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ में किसी अधिक संख्या से गुना करके उसको जोड़िया घटा सकते हैं। ये 6 प्रॉपर्टी आपको याद रहेगा, सवाल आसानी से बनेगा। और याद रखो, जब भी कोई गुणधर्म हम पढ़ते हैं तो गुणधर्म करता क्या है? सूत्र एक तरह से कह लो या गुणधर्म कह लो, तो सूत्र किसी भी प्रश्न को करता क्या है? उसको हल्का बनाता है, उसका सल्यूशन करने में क्या करता है? आपका मदद करता है, वो सवाल और साधारण रूप से बन जाता है। अभी देखना, बहुत सारा ऐसा सवाल आएगा गुणधर्म पे हम लोग बनाएंगे, एकदम आसानी से बनता हुआ चला जाएगा। देखिए, तो हम लोग एग्जाम्पल क्या देखेंगे? कितना नंबर देखो तो, कहाँ है भाई? हाँ, एग्जाम्पल नंबर 6। देखिए, एग्जाम्पल नंबर 6 देखना है हम लोगों को। दिया है डेल्टा इक्वल टू 2 -3 5 6 0 4 1 5 -7 है ना। और इसके बगल में देखिए कुछ लिखा हुआ है बेटा कि के लिए गुणधर्म 1 का क्या करें? सत्यापन करें। तो गुणधर्म 1 का सत्यापन करने को कह रहा है। यहां ध्यान दो अब लड़की। तो गुणधर्म 1 का सत्यापन करने का तर्क क्या है? गुणधर्म 1 कहता क्या है? गुणधर्म 1 क्या कह रहा था? तुरंत बोले आप लोग। किसी भी सारणी का पंक्ति या स्तंभ परस्पर बदल देते हैं तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है ना।
तो अगर मान लो जो आपका डिटर्मिनेंट अभी दिया हुआ है, डेल्टा वैल्यू दिया हुआ है, इसका अगर हम सारणिक मान निकालें, फिर इसका गुणधर्म 1 का सहायता करके फिर निकालें, तो इसके सारणिक के मान पर कोई फर्क पड़ता नहीं है, यही ना। तो चलो पहले इसका हम क्या निकालते हैं, डिटर्मिनेंट वैल्यू। तो किसी रो या किसी कॉलम को पकड़ के हम लोग क्या करते हैं बेटा, एक्सपेंड करते हैं। क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। किसको पकड़ लें बोलो, R1 को कर लेते हैं, R2 कर दें, चलो एक्सपेंडिंग एलोंग R2, मतलब R2 को विस्तार करने पर या R2 का प्रसरण करने पर, आप ये भी लिख सकते हैं। तो यहां का चिन्ह याद रखिए, क्या है चिन्ह इसका, प्लस, तो यहां माइनस, तो -6। और बोले हैं कि जिस भी एलिमेंट को हम लेते हैं सारणिक मान निकालने के लिए, उसका रो और कॉलम ढक देते हैं, रो और कॉलम। तो इसका रो और कॉलम ढका गया, क्या बचा, -3, 5, 5 और -7, यही ना। फिर 0 से करो चाहे, क्योंकि 0 गुना समथिंग, कहानी खत्म हो जाएगा। ये माइनस, ये फिर प्लस, ये फिर क्या, तो -4। फिर जिस एलिमेंट को लेंगे उसका रो और कॉलम खत्म, तो ये खत्म, ये खत्म, क्या बचा, 2, -3, 1 और 5, ये होगा। चलो तो -6 गुना माइनस माइनस प्लस 27 21, फिर यहाँ माइनस कितना, 5 25, -4 5 दूनी, अब प्लस कितना 3, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो गया बेटा, प्लस हो गया। -6 गुना, अब कितना, -4, फिर 4 गुना कितना 13, तो माइनस माइनस 6 चौक, फिर माइनस 13 चौकी 52, घटाइए कितना हुआ, अब इसका वैल्यू कितना होगा बोलो, -28 निकल गया ना। अब इसका हम क्या करेंगे अब इसका कर लो पहले क्या, ट्रांसपोज, क्या कर लो, इसका पहले कर लेते हैं ट्रांसपोज, फिर इसका क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट। तो ट्रांसपोज करोगे तो क्या होगा बोलो, 2 -3 5 6 0 4 1 5 -7। अब फिर इसको क्या करो, एक्सपेंड कर दो किसी रो या किसी कॉलम से। किसे कर दें बोलो, कॉलम 2 से कर दें, चलो कर देते हैं। एक्सपेंडिंग एलोंग C2, देखते जाओ। तो इसका एलिमेंट देखो, यहां पर होता है प्लस, यहां माइनस, तो ये माइनस होगा, तो ये प्लस, फिर ये, तो यहां माइनस होगा ना, तो -6। जिस भी एलिमेंट को बेटा लेते हैं उसका रो और कॉलम ढक देते हैं, तो ये रो और कॉलम ढके जाएगा, क्या बचेगा, -3 5 5 माइनस, फिर 0 लेने का कोई फायदा, तो फिर देखो यहाँ क्या होगा, यहाँ माइनस प्लस, फिर क्या, -4, यही ना। तो ये रो और कॉलम चला गया, बचा क्या, 2 1 -3 5, आप लोग भी देखते रहना। -6 माइनस माइनस प्लस 27, फिर -25, -4 5 दूनी प्लस कितना, ये सेम तो बन गया जी, तो -6, फिर गुना कितना, -4, -4 गुना कितना 13, तो माइनस माइनस प्लस 6 चौक, अब -13 चौकी, घटाओ कितना बचा, देखो आया ना। तो हमने क्या देखा कि अगर कोई आव्यूह है, सॉरी कोई सारणिक है, तो उसका अगर मान निकालें और उसके ट्रांसपोज का भी मान निकालें, तो भी उसका मान क्या होता है, दोनों का समान ही होता है। ये कह रहा था ना कि गुणधर्म 1 को आप चेक करके देखो कि क्या वो सत्य है या असत्य है, हमने चेक कर दिया, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो।
देखिए एक सारणिक दिया आपको ये, ठीक है, सारणिक दिया 3x3 का, और कहता क्या है कि इस सवाल में आप गुणधर्म नंबर 2 का प्रयोग करिए। किसका? गुणधर्म नंबर 2 का, उसको सत्यापित करना है। तो गुणधर्म नंबर 2 क्या कहता था, जरा बताओ तो। हाँ, सारणी का चिन्ह क्या होता है? जब आप किसी सारणी के किसी दो पंक्ति या दो स्तंभ को परस्पर परिवर्त कर देते हैं, परस्पर का मतलब होता है कि दोनों चेंज होगा, आपस में दोनों चेंज होगा। इस परस्पर का मतलब यही होता है, ऐसा नहीं कि कोई एक चेंज कर दिए दूसरे को छोड़ दिए, ऐसा नहीं कर सकते। चेंज करना है तो दोनों को। तो सारणी का चिन्ह क्या होता है? बदल जाता है। अगर इस सारणी का चिन्ह अभी कुछ नहीं, आगे में क्या है? प्लस में है, तो इसका चिन्ह क्या लग जाएगा आगे में? माइनस। कब? जब इसके दो रो या दो कॉलम को परस्पर क्या कर देंगे? बदल देंगे। ठीक है ना? तो पहले इसका मान निकालते हैं, ऐसे डिटरमिनेंट वैल्यू निकालते हैं, तब ना चेंज करके देखेंगे। किसको एक्सपेंड कर दें, बोलो किसको विस्तार करें? हाँ, C2 को, ऐसे वाला। चलो लिखते हैं C2 को विस्तार करने पर, ठीक है, तो उसका चिन्ह देखना, यहां का चिन्ह क्या होता है? माइनस। तो माइनस माइनस ये क्या हो गया? तो 3। जिस एलिमेंट को लेते हैं उसका रो और कॉलम, ये रो और कॉलम खत्म, बचा 6 4 1 -7, यही ना? ठीक है, जीरो लेना नहीं है। इसका चिन्ह देखो, ये यहां माइनस, यहां प्लस, फिर ये क्या? -5। क्या बचा? रो और कॉलम ढक दो बेटा, 2 5 6 4। अब इसका वैल्यू निकाल दो, कितना हो गया? 3 गुना माइनस सक्षांक -4, यही ना? -5 गुना 4 दूनी 8 -6 पंचे 30। तो 3 गुना कितना? -46, और फिर -5 गुना कितना? -22। ठीक है, अब 46 को 3 से गुना करो, 6 तिहाई 4 तिहाई 12, 12 1 -138, अब माइनस माइनस प्लस, 22 पंचे 100, घटाओ भाई कितना हुआ? -28 बेटा, माइनस। ये कब निकला? जब आपका ये डिटरमिनेंट डेल्टा का वैल्यू दिया था, सारणिक दिया था, तो इसका मान इतना आया। अब जब इस पर प्रॉपर्टी नंबर क्या लगाएंगे? 2, गुणधर्म नंबर 2 लगाएंगे, तो इसका चिन्ह बदल जाना चाहिए। सारणी का चिन्ह क्या होना चाहिए? बदल जाना चाहिए। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाना चाहिए? प्लस, तभी ना प्रूफ होगा। तो चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। तो किसको चेंज कर दें, आप ही लोग बोलो। आप R1 R2 R3 में से किसी दो को बदल लो, C1 C2 C3 में से किसी को 2 से बदल लो। बोलो किसको चेंज कर दें? R2 इंटरचेंज, बोलो बोलो। R2 R1, अच्छा R1 इंटरचेंज R3, यानी R1 बदल रहा है R3 और R3 बदल रहा है, यानी R2 में कोई छेड़छाड़ नहीं है। चलिए, तो डिटरमिनेंट क्या लिखेंगे भाई? देखो, इसका कुछ नाम दे दें, और क्या? हाँ, इसका डेल्टा 1 दे देते हैं। ठीक है, तो R1 चला गया R3 के पास, R3 चला गया, ये हो रहा है, तो हो गया 1 5 -7, फिर ये तो नो चेंज 6 0 4, फिर ये, अब ये वाला R आपका 1 R1 ये कहां चलाएगा? R3 में। क्या हो जाएगा? 2 -3 5, यही ना? फिर आप किसी को पकड़ के एक्सपेंड कर दो, जो भी दिल करे आपका। R1 R2 R3 C1 C2 C3, किसी को पकड़ के एक्सपेंड कर दो। बोलो क्या करें? R3 ये वाला। चलो, R3 को विस्तार करने पर बस बेटा चिन्ह का ख्याल आपको रखना अच्छे से। इसका प्लस माइनस प्लस, ये हो गया 2, फिर ये रो और कॉलम खत्म, 5 -7 0 4, फिर माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया? +3, रो और कॉलम खत्म, बचा क्या? 1 -7 2 सॉरी 6 ना, 6 और 4। ठीक है, फिर ये एलिमेंट लोगे, इसका चिन्ह क्या होता है? प्लस माइनस प्लस। ठीक है,
अब कहो सर ये प्लस क्यों हो गया था? अरे माइनस है भी, एलिमेंट का भी तो चिन्ह देखेंगे। तो 5, रो और कॉलम खत्म, क्या बचा? 1 5 6 0। चलिए भैया काम करते हैं एकदम अच्छे से। 2 5 चौक, फिर यहाँ क्या 0 लिखो, चाहे क्योंकि 7 गुना 0 0 जाता, चाहे माइनस में हो चाहे प्लस। 3 गुना 4 का माइनस माइनस सत्संग 42 प्लस 5 1 का माइनस के सॉरी 1 कर रहे हैं, 0 लिखो चाहे, अब माइनस कितना 30 क्योंकि माइनस चिन्ह आगे रहेगा ना। 6 पंचे क्या बेटा, कोई दिक्कत क्या? क्या 40, फिर यहाँ कितना होगा प्लस 42 42 और 4 46 गुना 3 करो 138, 46 गुना 3 6 8 4 12 13, हाँ 138, फिर प्लस माइनस, अब 5 15 150। चलिए तो ये दोनों जुटेगा और ये घटेगा, इन दोनों को जोड़ो भाई, 178 माइनस 150 और ये हो गया तब आपका 28। आपने क्या महसूस किया देखो जरा सा बेटा, जैसे ही हमने सारणिक के किन्हीं 2 पंक्ति या 2 स्तंभ को आपस में बदला और उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड किया तो उसके सारणिक का मान क्या हो गया? सारणिक का चिन्ह, उनके मान का चिन्ह कह लो या सारणिक का चिन्ह, कोई फर्क पड़ता नहीं है। क्या हो गया? बदल गया। नहीं तो ये हो गया आपका माइनस में, तो वो हो गया ठीक है। आप सारणिक का चिन्ह बोल लो चाहे उसके मान का चिन्ह, ऐसा क्यों बोलते हैं देखो जरा सा। अगर यहां पर हम पहले से माइनस लगा देते और ये प्लस में आता तो प्लस माइनस क्या हो जाता? माइनस ही हो जाता ना आखिरकार, बात समझे। इसलिए सारणिक का चिन्ह बोल लीजिए या सारणिक के मान का चिन्ह। कब बदल जाता है? जब उनके किसी 2 रो या उनके 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं तब। क्या किसी को कोई दिक्कत समझने में? चलो नोट करो इसको बेटा। एग्जाम्पल नंबर 8 हम लोग देखेंगे। देखिए इसमें कोई गुणधर्म इसने लिखा नहीं है कि उसका सत्यापन करना है, ठीक है ना। इसने ऐसा कुछ लिखा नहीं है, सीधा कहा डिटर्मिनेंट मैंने आपको दे दिया, सारणिक मैंने आपको दे दिया, आप इसका मान बताओ। तो आपके पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि इसको एक्सपेंड करके, तुम्हारा ध्यान कहाँ है बाबू, क्या कर रिया? कुछ सुन ले बेटा मेरा बात, मैं कुछ भी अच्छा ही बोल देता हूँ, 2-4 शब्द बोलता हूँ अच्छा ही बोल देता हूँ। तो इसका कहता है या तो मान बताइए या तो क्या मान ही पूछ रहा है आपसे। तो आपके पास 2 ऑप्शन पड़े हुए हैं, एक तो है कि भाई एक्सपेंड करें और इसका मान निकाल लें, विस्तार करें और मान निकाल लें। दूसरा तरीका है कि चलो भैया अगर कोई प्रॉपर्टी लग जाता है, कोई अगर इसमें से गुणधर्म लग जाता है सारणी का, तो सवाल बनाना और भी आसान है कि नहीं है। अब देखते हैं, पहले काम करते हैं क्या, एक्सपेंड करते हैं इसको, क्या करते हैं एक्सपेंड करते हैं, देखते हैं क्या होता है, फिर उसके बाद गुणधर्म पर आएंगे, ठीक है, कि तब ना समझ आएगा कि हमारा गुणधर्म सही है या गलत है। चलिए तो एक्सपेंड करो भैया, किसको, किसी को पकड़ के कर दो, बोलो। तो मेरे लोग से पूछते हैं, बोलो ना किसको पकड़ के एक्सपेंड कर दें? C3 को विस्तार करने पर, यही ना। तो चलो C3 को करते हैं, इसका C से लगाव ज्यादा है, तो यही ना है C3 है ना। तो प्लस माइनस प्लस 3 इंटू, रो कॉलम हटा दीजिए, उसका क्या बचा 2 2 3 2, ठीक है। फिर यहां -3, ये रो और ये कॉलम खत्म, 3 2 3 2, हाँ कि ना। फिर +3, इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, 3 2 2 2, ये ना बेटा। चलो ध्यान देना, तो 3 इंटू 2 दूनी 4 -6 -3 गुना 6 -6, यही ना। फिर प्लस
3, 3 दूनी 6 माइनस 4। कोई तकलीफ क्या? नहीं ना। प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अभी हो गया कितना आपका? 3 गुना माइनस 2, ठीक है। और ये तो जीरो हो जाएगा बेटा, 6 में 6 गया, 0 गुना समथिंग, लिखो ही मत उसको। प्लस 3 इंटू कितना? 2। इसमें का ब्रैकेट हम लगा दिए, डबल चिन्ह होता है तो ब्रैकेट लगाना अच्छा लगता है। 3 दूनी माइनस 6 अब प्लस 6, कितना हो गया बेटा? हमने क्या देखा? सारणी का मान क्या आ गया? 0 आ गया। हमने एक्सपेंड किया, एक्सपेंड करने के बाद हमने देखा कि सारणी का मान क्या बन गया? 0 बन गया। अब ये तो जानते हैं, ये तरीका हमको पहले से अच्छे से ही पता है कि भाई एक्सपेंड करेंगे तो कुछ ना कुछ उसका मान आएगा। इसका मान 0 आ गया। क्या गया? अब देखते हैं इस प्रश्न में क्या गुणधर्म लग रहा था। इसमें अगर देखा जाए कि कोई प्रॉपर्टी गुणधर्म इसमें कोई लग रहा है, देखते हैं तो। अरे हाँ, यही तो बकलोल थे, हम बल एक्सपेंड कर दिए। नहीं बेटा, बकलोल नहीं थे, आपको समझाने के लिए किए। हमको पहले से पता है इसका मान 0 होगा, पर एक्सपेंड करके आपको दिखा दिया कि क्या ये मान सत्य है या नहीं है। देखो कैसे, इसका जो R1 है और R3 है, ध्यान दो इधर, इसका जो R1 है और R3 है, इसका आपस में बराबर है, तो सारणी का मान ऑटोमेटिक क्या होगा? समझे? तो जब भी किसी प्रश्न पर कोई गुणधर्म लागू हो रहा है तो हम ढंग से करेंगे, उसका एक्सपेंड उसको नहीं करेंगे, उसको विस्तार हम लोग नहीं करेंगे। जैसे इसको विस्तार हम कर दिए, ये मेरी मूर्खता थी, हम कर दिए, लेकिन नहीं करना था, क्योंकि जब इस पर हमारा देखे गुणधर्म लग रहा है, हम सीधा इसका मान क्या रखते बेटा? 0। लेकिन ये आपको प्रूव करने के लिए हमने विस्तार करके दिखा दिया कि इसका मान 0 ही होता है। बात समझ में आया ना? तो आप सीधा क्या लिख दोगे? बस यहां पर क्या लिखोगे कि भैया R1 का जो मान है वो R3 के मान के बराबर है, तो डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगा बच्चे? 0 होगा। बस सिंपल एज दैट। जब कोई गुणधर्म लगता है तो हम डायरेक्ट लगाएंगे, कुछ लिखना उसमें कुछ है नहीं। बात समझ में आया ना? तीसरा गुणधर्म है शायद ये ना, है ना, कि किसी सारणी के 2 रो या 2 कॉलम इक्वल हो जाते हैं तो सारणी का मान 0 के बराबर हो जाता है, यही ना? चलिए इसको नोट कर लीजिए। हाँ, आपका क्या क्वेश्चन था महाराज जी? भूल गया? ले, क्वेश्चन ही भूल जाता है, बताओ। देखो इसका क्वेश्चन क्या था, हम बताते हैं। इसने कहा कि सर अगर हम ये डायरेक्ट 0 नहीं लिखते, हम ये एक्सपेंड करके ही बताएंगे 0, ठीक है, तो क्या ही दिक्कत? दिक्कत बेटा कुछ भी नहीं है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। आप एक्सपेंड करके निकालो या गुणधर्म से ले लो, फर्क नहीं पड़ता, बट आपका टाइम कंज्यूम हो जाता है। कोई भी सूत्र हमको इसलिए मिलता है कि हम उस प्रश्न को और सरल भाषा में सरल करके उसको दे दें। अब एक एग्जांपल मैं लेकर आपको बताता हूं। जैसे मान लो हमारे पास इस तरह का कोई डिटर्मिनेंट वैल्यू होता, ना, और मैं कहता इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू बताइए क्या होगा, तो आप एक्सपेंड करना सोचोगे इसको क्या? आपका हालत खराब हो जाएगा एक्सपेंड करने में, होगा कि नहीं होगा? होगा ना। और यहां पर सीधा प्रॉपर्टी लगा देंगे तो बन जाएगा सवाल कि R1 इक्वल टू R3, देन रिजल्ट 0 होगा ना। तो फिर कौन भूल जाएगा? तो विद्यार्थी जीवन में आपका अगर कामें भूलना है तो फिर पढ़ना ही नहीं होना चाहिए। अब सूत्र भूल जाइएगा, अब A+B का होल स्क्वायर भूल जाइएगा, कई एग्जाम देने जा रहे हैं सर, तो याद करना पड़ता है बेटा इसको। हाँ बिल्कुल कर सकते, बोले गलत नहीं है, वो गलत नहीं है, एक्सपेंड आप कर सकते हैं। हो गया? और किसी का कोई क्वेश्चन? चलो दो। नहीं बिल्कुल आप एक्सपेंड कर सकते हैं, गलत का है होगा। एग्जाम्पल नंबर कौन सा देखें? एग्जाम्पल नंबर 9, इसका हम लोग करेंगे सॉल्यूशन। देखें जरा बेटा क्या है क्वेश्चन, बुक दो। देखो यहां
102, 18, 36, 1, 3, 4, 17, 3, 6, यही ना है। इसका मान चाहिए, इसको क्या चाहिए, इसका मान चाहिए। आप चाहेंगे ना तो इसको एक्सपेंड करके भी इसका वैल्यू निकाल लीजिएगा, अभी जैसे वो बच्चा बोला। लेकिन अगर थोड़ा सा हम दिमाग लगा लेंगे ना तो और सरल हो जाएगा। ये गुणधर्म का प्रयोग कर देंगे, प्रॉपर्टी का इसमें यूज कर देंगे, हमारा सवाल बन जाएगा। थोड़ा सा बुद्धि लगाना पड़ेगा मात्र आपको। अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर हम नहीं लगाएंगे, हम एक्सपेंड करो करो, क्या दिक्कत है, कौन दिक्कत है। कुल्हाड़ी है आपके पास, बोलो है, चाहे धार वाला है, मारो गोड़ पे बरगद, जो होगा होगा, देखा जाएगा। ठीक है, अब बताता हूं कैसे। कहोगे सर कैसे आप इसको डायरेक्ट बना दोगे, हम बताते हैं, देखो ध्यान से। हम 102 को अगर लिख दें 17 गुना 6 चलेगा, 17 6 की 2 तल से। 18 को 6 गुना 3 बोलते जाओ, और 36 को 6 गुना 6। ठीक, बाकी को एज इट इज कर दो बेटा। गौतम बाबू देख रहे हैं, समझ आ रहा है बेटा। अब अगर ध्यान से तुम देखो ना तो R1 से मैं 6 6 6 कॉमन ले सकता हूं, 6 6 6 कॉमन ले सकता हूं, क्योंकि एक अदिश राशि है वो, है ना। और हमने कहा था सारणिक में किसी एक रो या किसी एक कॉलम में अगर किसी अचर से हम गुना कर सकते हैं तो उसको हम बाहर भी, किसी में अगर हम इंसर्ट कर सकते हैं तो उसको बाहर भी कर सकते हैं, पता है ना। तो 6 6 6 कॉमन आ जाएगा, तो लिख दो 6 R1 से क्या लेने पर, उभयनिष्ठ करने पर, उभयनिष्ठ करने पर, या अंग्रेजी में लिख देना कि 6 कॉमन बाय R1। तो ये जो आएगा, ये बाहर जो आएगा किस रूप में आएगा, किस रूप में आएगा, गुना के रूप में ना। तो गुना के रूप में बाहर चला गया, बचा क्या देखो 17, फिर 3, फिर 6, 1 3 4, 17 3 6। ठीक, कुछ दिमाग काम किया। अब क्या करेंगे आगे, क्या कि R1 इक्वल टू R3। तो इस सारणिक का पूरा मान ही क्या हो गया, 0 गुना समथिंग। कितना आसानी से बन गया, थोड़ा सा बुद्धि लगा दिए, सवाल खड़ाक बन गया। कोई दिक्कत, समझ अच्छे से आया, चलो उतार लो।